Great Olympics. On the day of the opening of the Olympic Games, they were led by Greece. पूरी दुनिया से इस साल 3 बिलियन लोगों ने ओलंपिक्स देखा, जिसमें दुनिया के 207 कंट्रीज ने हिस्सा लिया। ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा ओलंपिक्स था, लेकिन इन सारे कंट्रीज में भी एक कंट्री मिसिंग थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया। क्योंकि ओलंपिक से पहले ही रशिया को बता दिया गया था कि उसके यूक्रेन पर जुल्म की वजह से उसे ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम इस साल इजराइल ने एक गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल्स के साथ अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। This is Israel's first gold. तो क्या सिर्फ रशिया जालिम है और इजराइल जालिम नहीं है? असल में ओलंपिक्स सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि ओलंपिक्स हमेशा से दुनिया की पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड रहा है। और इस ओलंपिक्स की कहानी शुरू होती है आज से 2800 साल पहले, उस वक्त ग्रीस के सबसे बड़े रिलीजन के खुदा ज़्यूस के साथ। आज से 2800 साल पहले दुनिया में कुछ ही बड़े रिलीजन्स थे। इजिप्ट में फिरौनों का रिलीजन, इंडिया में हिंदुइज्म और फलस्तीन में यहूदी, लेकिन यूरोप में ग्रीस का रिलीजन सबसे पावरफुल रिलीजन था और इस रिलीजन का सबसे बड़ा खुदा था ज़्यूस। तो उस जमाने की ग्रीस के बादशाह ने अपने कैपिटल ओलंपिया में ज़्यूस की इबादत के लिए एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया और उसी टेंपल के साथ एक स्टेडियम बनाया, जिसे उस जमाने की ग्रीक जबान में स्टेडियन कहा जाता था और जो बाद में लैटिन और इंग्लिश जबान में स्टेडियम बन गया। मतलब स्टेडियम का ये लफ्ज दुनिया में आया ही ओलंपिक्स की वजह से, और आज तक इस टेंपल और इस स्टेडियम के रूइंस ग्रीस की ओलंपिया सिटी में मौजूद है। स्टेडियम बनाने के बाद दुनिया के पहले ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए, लेकिन बादशाह ने ओलंपिक्स सिर्फ गेम्स के लिए नहीं बल्कि ज़्यूस की इबादत के लिए स्टार्ट किए थे। इसीलिए सबसे पहले लोगों ने जाकर टेंपल में पहले ज़्यूस की इबादत की, जिसके बाद उनमें से 11 लड़कियों ने ज़्यूस के टेंपल के सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। इतनी बड़ी आग कि ओलंपिक्स के सारे गेम्स खत्म होने तक ये आग जलती रहे। ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी इसी एग्जैक्ट तरीके से हर ओलंपिक्स से पहले 11 लड़कियां ग्रीस की सिटी ओलंपिया के उसी टेंपल के सामने आग जलाती हैं और फिर उसी आग से एक टॉर्च जलाई जाती और इस टॉर्च को बगैर बुझाए ग्रीस में ओलंपिया सिटी से उस सिटी की तरफ ले जाया जाता है जहां ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हो रही होती है। ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें हजारों लोग ग्रीस के इस सिटी से भाग भाग कर उस सिटी तक ये टॉर्च पहुंचाते हैं और जैसे ये टॉर्च उस सिटी पहुंचती है वहां से ओलंपिक्स शुरू हो जाते हैं। मतलब ओलंपिक्स जब शुरू हुए ये स्पोर्ट्स से ज्यादा एक रिलीजियस एक्टिविटी थी और इसमें पहले सिर्फ कुछ ही गेम्स थी, जैसे कि रनिंग, रेसलिंग और जेवलिन थ्रो वगैरह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गेम्स बढ़ती गई और इन्हें देखने दूर दूर से लोग आने लगे और फिर इसमें एक बहुत फेमस गेम ऐड कर दी गई, बॉक्सिंग। बिल्कुल आज की तरह बॉक्सिंग, जिसमें फाइटर्स उस जमाने में भी ग्लव्स पहनकर लड़ते थे, जिसे ग्रीस में बनाए हुए एंशिएंट पेंटिंग्स में अच्छी तरह देखा जा सकता है। ग्रीस में एक वक्त ऐसा भी आया कि ओलंपिक्स इतना फेमस हो चुका था कि हर बच्चा बड़े होकर ओलंपियन ही बनना चाहता था, जिसका ग्रीस को एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि इन ओलंपिक्स के सख्त कंपटीशन की वजह से ग्रीस के वॉरियर्स दुनिया के सबसे पावरफुल वॉरियर्स बन गए, जिसमें सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे स्पार्टन्स। मतलब ओलंपिक गेम्स की वजह से ग्रीस में फिजिकल फिटनेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़ गया और अगर आज भी देखा जाए तो उस वक्त ग्रीस में जितने भी स्कल्पचर्स बनाए गए थे उनमें हमेशा बहुत ही फिट बॉडीज को दिखाया जाता है। ओलंपिक्स के 500 साल बाद भी ग्रीस के वॉरियर्स तो सबसे ताकतवर थे, लेकिन ये हर वक्त आपस में लड़ते रहते, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया को इनकी ताकत का कोई खास अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर ओलंपिक्स के 500 साल बाद किंग फिलिप ने पूरे ग्रीस को यूनाइट कर दिया और इनकी आपस की सारी जंगों को खत्म कर दिया। और फिर इसी किंग फिलिप के बेटे का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसने ग्रीस के इन वॉरियर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई और आखिर उसकी एम्पायर ग्रीस से लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गई। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट इतनी बड़ी एम्पायर बनाने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में फौत हो गए और अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के साथ ही उसकी इतनी बड़ी एम्पायर के जनरल्स आपस में लड़ने लगे और आखिर अलेक्जेंडर की एम्पायर 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। उनमें से एक हिस्से का पाकिस्तान पर भी कंट्रोल था और फिर आने वाले कई 100 साल तक इन्हीं ग्रीक लोगों ने पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्ट पर हुकूमत की और यहीं पर यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। आज भी पाकिस्तान के नॉर्थ में एक कबीला है कैलाश, जो क्लेम करता है कि वो इसी अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी की औलाद है। पाकिस्तान के नॉर्थ के लोग बाकी पाकिस्तानियों और इंडियन से बहुत डिफरेंट है, मतलब उनकी बिल्कुल यूरोपियंस की तरह ब्लू आइज और ब्लॉन्ड बाल है। अकॉर्डिंग टू साइंस ब्लू आइज दुनिया में सबसे पहले यूरोप में ही पाई जाती थी और कहा जाता है कि इसी अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी ने
ये जीन्स पाकिस्तान के नॉर्थ तक पहुंचाई, लेकिन अभी तक ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई। सो वी डोंट नो। नाउ अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिर्फ 10 सालों में ये जो इतनी बड़ी एम्पायर बनाई थी, कुछ ही सालों में 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, और इससे आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रीक एम्पायर की ताकत कमजोर होने लगी। अब जब यूरोप की ग्रीस एम्पायर खराब हो रही, तो इसी ग्रीस के साथ ही एक दूसरी सिटी रोम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर रोमन एम्पायर बन गई। और ये एम्पायर इतनी तेजी से फैली कि उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की ग्रीस को भी फतह कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये ग्रीक एम्पायर खत्म हो गया, क्योंकि ग्रीस और रोम में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ये ऐसा ही था जैसे यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का फर्क, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज एक ही रिलीजन को मानने वाले थे, लेकिन इनकी रिलीजन में बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि ग्रीस में लोग ज्यूस की इबादत करते थे और रोमन एम्पायर में लोग ज्यूस की ही इबादत करते थे। लेकिन यहाँ ज्यूस का नाम ज्यूस नहीं बल्कि जुपिटर था, और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर का नाम भी इसी रोमन एम्पायर के खुदा के नाम पर रखा गया था। तो रोमन एम्पायर ने ग्रीक कल्चर को तबाह करने के बजाय इसे और आगे बढ़ाया, और ओलंपिक्स की गेम्स को भी ग्रीस से उठाकर अपने कैपिटल रोम लेकर आए। पहले तो कई साल रोमन एम्पायर में ओलंपिक्स उसी तरह होता रहा, मतलब पहले इबादत, फिर आग, और फिर आखिर में गेम्स। और कहा जाता है कि इनमें से एक ओलंपिक गेम्स को तो 40,000 लोग भी देखने आए। उस जमाने में 40,000 लोग, जब दुनिया की आबादी ही कुछ करोड़ लोगों की थी। रोमन एम्पायर इसके बाद हर तरफ फैलती गई और दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर बन गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोमन्स ओलंपिक्स के सिंपल स्टाइल से बोर होने लगे, तो इन्होंने इन ओलंपिक गेम्स से इंस्पायर होकर नई बहुत खतरनाक गेम्स बनाना शुरू की, जैसा कि ग्लैडिएटर्स, जिसके लिए रोमन एम्पायर के कैपिटल में बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए गए, जहां हजारों लोगों के सामने ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ते थे और जीता वही था जो जिंदा रहे। इसी तरह रोमन एम्पायर के लोग अय्याशियों में जिंदगी गुजारते रहे, और आज से एग्जैक्टली 2000 साल पहले जब रोमन एम्पायर अपने पीक पर थी, तो इसी रोमन एम्पायर की एक प्रोविंस फलस्तीन में एक आदमी जो बनी इसराइल में से था, उसने अल्लाह की तरफ से रसूल होने का दावा किया, ईसा अलैहिस्सलाम, जिसका सबसे पहले तो उसके अपने लोगों यहूदियों ने ही इनकार कर दिया, और फिर साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को रोमन एम्पायर के हाथों से मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया इसी तरह चलती रही और लोग इस वाक़े को बिल्कुल भूल गए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स, जो थोड़े से ही थे, लेकिन वो रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करते रहे। और ये वो क्रिश्चियनिटी नहीं थी जो आजकल है, ये क्रिश्चियनिटी की बहुत ही एंशिएंट प्योर फॉर्म थी। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर्स की गेम इतनी फेमस हो गई कि उनके एक बादशाह ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, द कोलोसियम, जिधर उस जमाने में आज से 2000 साल पहले 60,000 लोग ये गेम्स देखा करते थे। अब यहां से हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिफ्ट आना शुरू हुआ, और क्रिश्चियनिटी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसे 2.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं, पहली दफा मजबूत होने लगी, क्योंकि वो रोमन एम्पायर जिसने खुद ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की थी, अब खुद क्रिश्चियन बनने वाला था। रोमन एम्पायर के क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने में एक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वो स्टोरी है जिसे क्रिश्चियंस मानते हैं। हो सकता है सच हो सकता है ना हो। कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से 100 साल बाद क्रिश्चियनिटी आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर में फैलने लगी, और रोमन एम्पायर इन्हें रोकने के लिए इनके स्कॉलर्स पर बहुत सख्त जुल्म किया करती थी। और इनमें से एक बहुत बड़े क्रिश्चियन प्रीस्ट इग्नेशियस को तो बादशाह ने खुद रोम बुलाकर कोलोसियम में भेजा, और फिर हजारों लोगों के सामने क्रिश्चियंस के इस स्कॉलर इग्नेशियस को एक भूखे शेर के सामने डाल दिया। ये देखने के लिए पूरा क्राउड एक्साइटमेंट में नारे लगाने लगा, लेकिन इग्नेशियस उस शेर से भागने के बजाय बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। तो शेर उसके पास चल कर आया और उसे खाने के बजाय उसके सामने बैठ गया। ये देखकर रोमन बादशाह ट्राजन और हजारों लोगों का क्राउड, जो अब तक बहुत चीखे मार रहा था, बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। आखिर शेर ने कुछ देर बैठने के बाद इग्नेशियस पर हमला करके उसे खा लिया, लेकिन ये वाकया बहुत तेजी से पूरे रोमन एम्पायर में फैल गया, और लोग इसकी इस कुर्बानी से इंप्रेस होकर क्रिश्चियनिटी की तरफ आने लगे। इस तरह रोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियनिटी की तरफ आने लगी, और इग्नेशियस के इस वाकये के 200 साल बाद एक रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली, और इस तरह पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियन हो गई। क्रिश्चियन बनने के बाद रोमन एम्पायर के बादशाहों ने पुराने जमाने के सारे बुत परस्ती और आइडोलट्री के रिवाज खत्म कर दिए, जिनमें से एक ओलंपिक गेम्स भी थे, क्योंकि एज वी नो ओलंपिक सिर्फ गेम्स नहीं बल्कि ज़्यूस की इबादत के लिए की जाती थी। क्रिश्चियनिटी और ओलंपिक्स की ये दुश्मनी बहुत ही पुरानी है,
इस साल 2024 के ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में ये वीडियो प्ले की गई थी, जिसमें क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस का बहुत सख्त मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि ये वीडियो क्रिश्चियनिटी की सबसे मशहूर पेंटिंग को बिगाड़ कर बनाई गई थी। तो अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स ने इन अ वे क्रिश्चियनिटी से अपना बदला ले लिया। इसके बाद ओलंपिक गेम्स तो रोमन एम्पायर से खत्म हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर भी इससे बहुत साल बाद काफी हद तक खत्म कर दी गई, क्योंकि रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा खिलाफत राशिदा ने फतह कर लिया था, जिसके बाद अगले 600 साल तक मुसलमान दुनिया के सुपर पावर रहे। और फिर मुसलमानों की इस ताकत को भी 600 साल बाद चंगेज खान और उसकी औलाद ने खत्म कर दिया। मंगोल एम्पायर ने अरब खिलाफत को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद एक नई खिलाफत शुरू हुई, उस्मानिया खिलाफत, जिसने बाकी बहुत बड़े इलाके को फतह करने के साथ साथ पहली दफा मुसलमानों की तरफ से ग्रीस को भी फतह कर लिया। लेकिन दुनिया की हर एम्पायर की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर भी कमजोर होने लगी, और आज से 200 साल पहले उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस ग्रीस ने बगावत कर दी और ऑटोमन एम्पायर से आजादी लेकर एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया। अब जब ग्रीस बहुत साल बाद अपनी आजादी सेलिब्रेट कर रहा था, तभी ग्रीस के एक जर्नलिस्ट ने अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि अब जब हम आजाद हो चुके हैं तो हमें अपने पुराने ग्रीक कल्चर्स को वापस जिंदा करना चाहिए, जिसमें उसने आज से 200 साल पहले पहली बार ओलंपिक गेम्स को वापस लाने का जिक्र किया। और आखिर 1896 में 2800 साल पुरानी गेम्स ओलंपिक्स दोबारा शुरू हुई। पहले कुछ सालों में इसमें सिर्फ थोड़े ही गेम्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और यूरोप की सपोर्ट से ओलंपिक्स बहुत तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बन गया, जिसमें पूरी दुनिया के कंट्रीज हिस्सा लेने लगी। और इतना फेमस होने के बाद ओलंपिक सिर्फ गेम्स नहीं रही, बल्कि कुछ पावरफुल कंट्रीज के लिए अपनी ताकत दिखाने का जरिया भी बने, क्योंकि पिछले 100 सालों में जो भी कंट्री ओलंपिक्स की सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीती, वो वही कंट्री होती है जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर बनने वाली होती है। जिसमें अमेरिका तो पिछले 100 सालों से सुपर पावर होने की वजह से हमेशा सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीता आ रहा है, लेकिन पिछले 100 सालों में जिसने भी अमेरिका की पावर को चैलेंज करने की कोशिश की है, उसने इकोनॉमिक, मिलिट्री और बाकी सारी फील्ड्स के साथ साथ ओलंपिक्स में भी उसे हराने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जर्मनी में जब हिटलर की नाजी गवर्नमेंट थी, उस साल सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जर्मनी ने ही जीते थे, क्योंकि तब जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी की ताकत तो खत्म हो गई, लेकिन इस जंग के बाद एक नई सुपर पावर दुनिया के सामने आई, सोवियत यूनियन, जिसने दोबारा आकर अमेरिका की ताकत को चैलेंज करना शुरू किया। अब जब सोवियत यूनियन भी सुपर पावर बनने की तरफ जा रही थी, तो उसने अगले 9 में से 6 ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 30 साल पहले अफगानिस्तान पर हमले और कुछ इकोनॉमिक मसलों की वजह से सोवियत यूनियन भी खत्म हो गई, जिसके बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर रह गई। और अगेन ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स अमेरिका ही जीतने लगा। लेकिन अचानक चाइना दुनिया में बहुत तेजी से आगे आने लगा, और एक बार फिर कुछ ही सालों में चाइना यूएसए की ताकत को दोबारा चैलेंज करने लगा। और तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया इस कंफ्यूजन में कि चाइना और यूएसए में कौन सुपर पावर बनकर सामने आएगी। और इन दोनों की यही लड़ाई ओलंपिक्स में भी चल रही है, जिसमें इस साल 2024 के ओलंपिक्स में दोनों कंट्रीज ने बिल्कुल इक्वल 40 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। और दुनिया में भी एक ऐसी सिचुएशन है कि जब चाइना और यूएस की ताकत ऑलमोस्ट बराबर होने के करीब है। तो मतलब पिछले 100 सालों से ओलंपिक सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस दिखाने का एक जरिया है। सब्सक्राइब।